नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, निरंतर हम यही प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएं जिनके माध्यम से आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें। मित्रों, अपने पिछले सेशंस में हमने कहानीकार बच्चन के बारे में जानने की कोशिश करी। 13 कहानियों को हमने सम्मिलित किया अपने 3 लेक्चर्स में और यही कोशिश की कि आपको इन कहानियों की रूपरेखा प्रदान कर सकें, जिससे कि आपकी रुचि बच्चन की कहानियों में पढ़ने में हो। तो मित्रों, आज के सेशन में भी हम एक बहुत ही सुंदर सा विषय आपके लिए लेकर आए हैं और आज का विषय है प्रवास की डायरी और बच्चन। उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित करने वाला होने वाला है और यही उम्मीद करेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि प्रवास की डायरी और बच्चन, जिस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का और इस विषय को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी एक बार फिर से डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का। डॉक्टर ढींगरा, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे प्रवास की डायरी और बच्चन। डायरी लैटिन शब्द डायरम से व्युत्पन्न, डाइस से निष्पन्न एक दिन का बोध कराता है। इसमें लेखक अपने प्रतिदिन के जो उसके अनुभव हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो समाज में वो देखता है, समझता है, सुनता है, उसके विषय में लिखता है। इसलिए यह व्यक्ति विशेष के दैनंदिन जीवन में घटित घटनाओं का क्रमवार रूप से यथार्थ अभिव्यक्ति हम इसे मान सकते हैं। प्रतिदिन का लेखा जोखा होने के कारण इसे विद्वानों ने रोज नामचा, दैनंदिनी, दैनिकी, वार्षिकी, अंकक आदि अभिधान दिए हैं, किंतु सर्वाधिक रूप से इसे डायरी संज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं और समझते हैं और ये लोकप्रिय है। यद्यपि डायरीकार अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप अपने प्रतिदिन के अनुभवों को डायरी में लिखता है, किंतु यह डायरी किसी अन्य के पढ़ने के लिए नहीं होती। वो केवल अपने लिए लिखता है, अपने अनुभवों को अपने ही साथ एक प्रकार से शेयर करता है, उसको दोबारा से जीता है, भोगता है, और इसलिए ये डायरी प्रकाशनार्थ नहीं लिखी जाती है। बच्चन की डायरी भी प्रकाशन के लिए नहीं लिखी गई थी, किंतु बाद में आग्रह करने के उपरांत जब लेखकों ने, अन्य लेखकों ने, पाठकों ने उनसे आग्रह किया, तब इसका प्रकाशन हुआ था। अनेक बार डायरी में विस्तार नहीं होता, केवल संक्षेप में हम अपनी बात को कहकर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम इसको स्वयं भोगते हैं, स्वयं जीते हैं, इसलिए हमें किसी को विस्तृत रूप में इसके बारे में बताने की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है। लेखक क्षण को जीते हुए अपने विगत के अनुभवों को दोबारा से अपने स्मृति पटल पर साझा करते हुए अपने लिए लिखता है। डायरी प्रकाशन के लिए या अन्य के लिए नहीं लिखी जाती, और इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरी में जो लेखक है या जो व्यक्ति है वो अपने पूरे यथार्थ के साथ हमारे सामने उपस्थित होता है। ठीक उसी तरह जैसे हम आईने में अपने आप को पूरी यथार्थता के साथ, पूरी सजीवता के साथ देखते हैं। अनीता राकेश ने मोहन राकेश की डायरी की भूमिका लिखते समय इस विषय पर चर्चा करते हुए लिखा, डायरी एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज होती है और वही आदमी का सच्चा स्वरूप होता है जिसके द्वारा उसका अंतर भीतर बिना किसी लाग लपेट के व्यक्त होता है। अर्थात व्यक्ति इसमें भाषा का अलंकरण नहीं करता, व्यक्ति इसको सजाने की कोशिश नहीं करता, इसको झूठ के सहारे आगे नहीं बढ़ाता, अर्थात अपने जैसा है, जैसा वो जीवन जी रहा है, जो उसकी जीवन की सच्चाइयाँ हैं, उसको वो उस डायरी में व्यक्त करता है। कमलेश्वर ने भी इसी बात को पुष्ट करते हुए कहा है, डायरियाँ लेखक का अपना और अपने हाथ से किया हुआ पोस्टमार्टम होती हैं। एक लेखक कैसे तिल तिल कर जीता और मरता है, अपने समय को सार्थक बनाते हुए खुद को कितना निरर्थक पाता है और अपनी निरर्थकता में से कैसे वह अर्थ पैदा करता है, इसी रचनात्मक आत्मसंघर्ष को डायरियाँ उजागर करती हैं। विषय और लेखन की दृष्टि से अगर हम देखें तो डायरियाँ अनेक प्रकार की होती हैं।
दैनंदिनी, व्यक्तिगत डायरियाँ, साहित्यिक डायरियाँ, काल्पनिक डायरियाँ और तिथि क्रमानुसार डायरियाँ। इन डायरियों में आपस में अंतर हमें दिखाई देता है। व्यक्तिगत डायरियाँ लेखक का निजी अनुभव होती हैं, उसके अपने सुख दुख का साथी होती हैं और उसमें लेखक पूरी तरह से यथार्थ रूप से एक प्रकार से नग्न अवस्था में उसमें उपस्थित होता है। वो अपने जीवन को केवल उस जीवन की जो अच्छाइयाँ हैं उसी को ही उसमें व्यक्त नहीं करता। उसने किसके साथ झूठ बोला, किसने के साथ धोखा दिया, किसके साथ अनुचित व्यवहार किया, उस सब का भी उल्लेख वो उसमें करता है। साहित्यिक डायरियों से ये इस प्रकार भिन्न होती हैं कि इन डायरियों में हमें साहित्यिकता दिखाई नहीं देती है। इन्हें आशु लेखन या स्मृति लेखन कहना भी उचित होगा। बच्चन ने भी प्रवास की डायरी क्योंकि प्रकाशन के रूप में नहीं लिखी थी, वो नहीं चाहते थे कि इसका प्रकाशन हो, इसलिए इसमें उनके व्यक्तिगत जो जीवन है उसकी उन्मुक्त झांकी हमें दिखाई देती है। डायरी लिखते समय लेखक कुछ भी छिपा सकता है और कुछ भी बताने के लिए स्वतंत्र होता है। बच्चन के अनुसार भी सौभाग्य से डायरी की कोई रूढ़ या मानक विधा नहीं बन भी नहीं सकती थी और लेखक को अपनी निजी रीति से अपनी बात कहने छिपाना अपने आप से भी हो सकता है, स्वतंत्रता होती है। अर्थात लेखक इस बात के लिए स्वतंत्र होता है कि वो अपनी डायरी में अपने जीवन के किन अनुभवों को, किन सत्यताओं को, किन बातों को वो बताए और किन बातों को वो अपने आप से भी छिपाए। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें हम दोबारा से सोचना, समझना या उसको याद करना भी नहीं चाहते हैं। साहित्यिक डायरियों के विषय परिधि अत्यंत व्यापक होती है। वे लेखक और पाठक दोनों के साथ अपना एक संबंध स्थापित करती हैं और इसे पाठक जो है वो पढ़ना भी चाहता है। डायरीकार अपने नित्य प्रति के जीवन को शब्दों में संक्षिप्त रूप में व्यक्त करता है। तिथि क्रमानुसार डायरी में लेखक जो है वो तिथि क्रम के अनुसार प्रतिदिन उसने अपने जीवन में क्या अनुभव किया, उसके आसपास कौन कौन सी घटनाएं घटीं, उन घटनाओं ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डाला, इन सब के बारे में उसमें विवरण होता है। साहित्यिक सृजन के रूप में स्वीकृति मिलने के बाद तिथि क्रमानुसार विवरणों से युक्त डायरियां जो हैं वो लिखी जाने लगीं और इस प्रकार की डायरियों में हमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज की डायरी, बलराज साहनी की पाकिस्तान का सफ़र, एलन कैल्वेन की अनुदित डायरी, भारत विभाजन की कहानी, तद्युगीन भारतीय समाज, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों से संबंध लोगों और उनके विषय में हमें विस्तार से बताती हैं। डायरी निबंध के रूप में भी लिखी जाती है, निबंधात्मक रूप से भी डायरियों का सृजन होता है। मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरिघाटी, श्री अजित कुमार की अंकित होने दो, इस वर्ग की उल्लेखनीय डायरियां हैं। दूधनाथ सिंह की बर्फ के टुकड़े, हरिवंश परसाई की हम, वे और भीड़, डॉक्टर प्रभाकर माचवे की पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी तथा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की डायरी के 5 पृष्ठ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रतिष्ठित और प्रकाशित डायरियां हैं, जिनसे पाठक समय समय पर लाभान्वित होता रहा है। डायरी के तत्वों, डायरी के विषय में जानने के पश्चात हम जानेंगे कि बच्चन की प्रवास की डायरी किस रूप में हमारे सामने आती है और वो किस प्रकार से पाठक को लाभ पहुंचाती है। प्रवास की डायरी से पूर्व लेखक ने अपने कॉलेज के दिनों में भी अध्यापकों के आग्रह करने पर कुछ एक पन्नों पर अपने जीवन के इतिवृत्त को लिखने का प्रयास किया। यद्यपि इसमें साहित्यिकता नहीं थी, यद्यपि इसमें एक प्रकार का प्रवाह नहीं था, जो कुछ भी विद्यार्थी जीवन में उनके साथ घटित हुआ या जो उन्होंने अनुभव किए, जो प्रेम प्रसंग उनके जीवन में आए, उनके विषय में उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसमें लिखा। पर ये कह सकते हैं कि ये प्रवास की डायरी के पूर्व के पृष्ठ जो हैं वो उनको एक खाद की तरह उनके जीवन को आगे विकसित करने का उसमें मादा है या वो खाद के रूप में उनके जीवन में आए।
बच्चन आंग्ल लेखक सैमुअल पीप्स की डायरी से प्रभावित थे और इस विषय में उन्होंने कहा, इससे सैमुअल पीप्स के समय के इतिहास, जीवन और रहन सहन पर तो प्रकाश पड़ता ही है, उनके व्यक्तित्व का एक अनोखा पहलू भी हमारे सामने आता है। वे अपने से सर्वथा तटस्थ हो किस सच्चाई, गहराई और निर्ममता से अपना मनोविश्लेषण कर सकते थे, इस बारे में हमें इस डायरी को पढ़कर पता चलता है। जैसे कोई अपने कमरे में आदमकद शीशे के सामने नंगा खड़ा हो, ये हमें इस डायरी को पढ़कर ऐसा अनुभव होता है। ईड्स पर शोध कार्य करते समय जब बच्चन विदेश गए तो उनके मन में दोबारा से जो विद्यार्थी जीवन में उन्होंने जिन डायरियों का सृजन किया था, उसका दोबारा से उनके मानस पटल पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने सोचा कि मैं दोबारा से डायरी लिखूं। और इस प्रकार से उन्होंने 12-13 अप्रैल 1952 को अपनी डायरी नियमित रूप से लिखनी प्रारंभ की। किंतु जैसे जैसे वो शोध कार्य में आगे संलग्न होते गए, उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती चली गई, तिथि क्रमानुसार डायरी लिखने का जो ये क्रम था वो बाधित हुआ और उसके बाद कहीं कहीं हमें इस डायरी में दिखाई देता है कि क्रम के अनुसार या तिथि के अनुसार ये डायरियाँ नहीं लिखी गई हैं। इस विषय में उनका कहना है, मैं विदेश गया तो मुझे कुछ दिनों तक अपनी डायरी रखने की सूझी। कई कॉपियां भर गईं, फिर ईड्स पर अपने शोध के सिलसिले में इतना पढ़ने लिखने को था कि डायरी लिखने का समय ही नहीं रह गया। एक बार क्रम टूटा तो फिर नहीं चला। 19 सितंबर और 20 सितंबर की डायरी एक साथ लिखी गई है और 12 जनवरी 1952 के पश्चात यह लेखन एकदम से ही रुक गया, क्योंकि उस समय उनके ऊपर अपने शोध कार्य को पूरा करने का भार ज़्यादा आ गया था। इस विषय में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, क्या महत्व भी है इस लेखन का। जब तक तेजी इसे पढ़ेंगी ये बातें पुरानी हो चुकेंगी, जब तक बच्चे इन्हें देखेंगे बहुत बहुत पुरानी, धुंधली, भुला देने योग्य। मैं शायद पुरानी यादगारों को ताज़ा करने के लिए इन्हें उल्टूं पलटूं। कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं बच्चन के मन में ये बात आई कि ये जो मैं डायरी लिख भी रहा हूँ, इसकी सार्थकता क्या है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या केवल अपने लिए लिख रहा हूँ, तो मैं तो इसके बारे में जानता ही हूँ। और अगर मैं तेजी जी को इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर रहकर किस प्रकार का अनुभव किया, किन लोगों से मैं मिला, कौन कौन सी मैंने जगह देखी, तो जब तक ये डायरी तेजी जी के पास पहुँचेगी तब तक इसकी विषय वस्तु जो है वो पुरानी हो जाएगी। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, जब वो बड़े होंगे, पढ़ेंगे, तब तक इनकी जो स्मृतियां हैं वो और अधिक धुंधली हो जाएंगी और इनका उतना प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ें सोचकर उनके व्यवधान आया उनके लेखन के अंदर। बच्चन का मंतव्य इसे प्रकाशित कराना नहीं था, इसलिए वो उसके सुचारू रूप से लिखने के प्रति भी आग्रही नहीं थे। वो अपनी लिखावट में, अपने लिखने में कहीं कहीं ढील कर जाते थे और उसके बाद, वर्षों के बाद, जब उन्होंने अपनी आत्मकथा के 2 खंड लिखे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर उस समय अपने पुराने कागज़ों में से विद्यार्थी जीवन में लिखे डायरी के कुछ पन्ने उनके हाथ में आए और तब उन्होंने उन पन्नों को समेटा और उनके साथ इस जो प्रवास काल में जो उन्होंने डायरी लिखी थी उसको उन्होंने आपस में मिलाकर प्रवास की डायरी के रूप में अपने पाठकों के सामने वो लेकर आए। प्रवास की डायरी बच्चन की आत्मान्वेषी रूप का उन्मुक्त परिचय हमारे सामने देती है। उनके शब्दों में, प्रस्तुत डायरी प्रकाशन करने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई थी, इससे मैं अपने अधिक स्वाभाविक रूप में आपके सामने हूँ। इसमें क्या है, क्या नहीं है, इसके क्या गुण दोष हैं, इसमें मेरे जीवन अनुभव, भाव, विचार का क्षेत्र कितना विस्तृत है, कितना संकुचित, कितना गहरा, कितना छिछला, यह तो पाठक ही बताएंगे। वो चाहते थे कि पाठक जो उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, उनके कृतित्व के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, वो इस डायरी को पढ़ें और पढ़कर इस बात का अनुभव करें और इस बात को बताएं कि उनके जीवन के कौन से श्यामल पक्ष और कौन से कटु पक्ष जो हैं वो उन्हें बुरे लगे और कौन सी बातें उनको उनके जीवन की ऐसी लगीं जिन्हें वो अपने जीवन में भी लेना चाहते थे। स्वयं उन्होंने पाठकों को इसे अपनी आत्मकथा के
पहले 2 खंडों क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर उसके बाद पढ़ने का आग्रह किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये माना कि तीसरा खंड जो उनकी आत्मकथा का है बसेरे से दूर, उसको पूरा करने के लिए या उस को पुल के रूप में ये दोनों खंडों के बाद प्रवास की डायरी एक कार्य करती है, जिससे बसेरे का दूर जो है उनकी आत्मकथा वो पहले 2 खंडों के साथ आकर जुड़ जाती है। उन्होंने एक इसको नई पुस्तक ही नहीं, एक नए प्रकार की पुस्तक माना है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी डायरियाँ लिखी गई थीं वो प्रकाशन के लिए नहीं लिखी गई थीं। अभी तक किसी ने भी अपनी नियमित वास्तविक डायरी प्रकाशनात नहीं लिखी थी। यह डायरी बच्चन के कविता लिखने के, उनके रिसर्च करने के, उनके प्रेम प्रसंगों के, उसके टूटने के, उनकी आर्थिक स्थिति के, तेजी बच्चन जो उनसे अलग रह रही थी, उनके आर्थिक स्थिति किस प्रकार से वो इस बात के लिए चिंतित थे कि तेजी बच्चों का लालन पालन किस दुविधा के साथ कर रही होंगी, क्योंकि आर्थिक रूप से वो उतने संबल नहीं थे। तो इस प्रकार के जितने भी संघर्षों से जूझता हुआ कवि जो है वो आगे अपना शोध कार्य कर रहा था, इन विषयों को हमारे सामने ये प्रवास की डायरी प्रस्तुत करती है। डॉक्टर विश्रुका शास्त्री ने इस विषय में कहा है, केवल अपने लिए या अपनों के लिए लिखी डायरी का प्रकाशन इससे पहले हिंदी में नहीं हुआ था। बच्चन की डायरी नियमित रूप से तिथि का उल्लेख करते हुए लिखी गई है। प्रतिदिन सोने जाने से पूर्व वो एक निश्चित समय पर बैठकर सोचते थे कि उस दिन उन्होंने क्या किया, किन लोगों से मिले, कहाँ कहाँ गए, उन लोगों ने उनके ऊपर क्या प्रभाव डाला, उन्होंने अपने शोध कार्य का कितना काम किया, किस प्रकार से उन्होंने तेजी जी को याद किया, बच्चों के बारे में उन्होंने सोचा, कौन सी कविता का उनके दिमाग में एक खाका खींचना शुरू हुआ। ये सब छोटी बड़ी घटनाएं उनकी डायरी में हमें दिखाई देती हैं। इसमें एक संवेदनशील कवि, एक विवश पिता जो अपने बच्चों से दूर है, अपने बच्चों को पलता बढ़ता नहीं देख पा रहा, एक प्रेमी हृदय पति, इन सब से लबालब एक व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आता है। यद्यपि बच्चन नए नीड़ का निर्माण कर चुके थे, तेजी जी से विवाह के पश्चात उनका निर्माण किया हुआ ये जो नीड़, जो श्यामा की मृत्यु के बाद उजड़ा हुआ था, पुनः निर्मित हो चुका था, किंतु वो अपने नीड़ से दूर थे और इसलिए वो तेजी जी को दिन प्रतिदिन याद करते थे। तेजी जी ने जिस तरह से उनको विदेश जाते समय विदा दी थी, आंखों में आंसू भरकर जिस तरह से वो विदा करने के लिए सामने आई थीं, वो तेजी जी का रूप निरंतर बच्चन जी के सामने आता है। छोटे छोटे बच्चों की और जो घर का दायित्व था उनका किस प्रकार से तेजी जी निर्वाह कर रही हैं, ये बातें सोच सोच कर बच्चन जी जो हैं वो परेशान होते रहते थे और ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी डायरी में इसका उल्लेख किया है। प्रवास की डायरी में विश्वसनीयता हमें दिखाई देती है। लेखक ने स्वयं अपनी जीवन का तटस्थ रूप से एक प्रकार से पोस्टमार्टम इसमें किया है और उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ अपने जीवन की जो घटनाएं थीं उसको हमारे सामने उभार कर रखा है। ऐसा नहीं है कि इसमें उन्होंने केवल अपने जीवन की सुखद घटनाओं का ही हमें वर्णन दिया है, उन्होंने अपने जीवन के कटु अनुभवों को भी हमारे साथ साझा किया है। पत्नी द्वारा प्रोत्साहित और प्रेरित किए जाने पर ही वो विदेश जाने का निर्णय ले पाते हैं, इस बात की स्वीकार उक्ति भी उन्होंने अपनी इस डायरी में की है। अपनी डायरी के प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने स्वीकारा है, मेरे मन में भी पहले तो विदेश जाने का बहुत उत्साह था, पर जाते समय यह उत्साह ना जाने कहाँ चला गया। एक हफ्ते भर की बीमारी, दूसरे मुझे भी बराबर तेजी और बच्चों का ध्यान आने लगा था। अपने इन प्रियजनों को छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ मैं, पर नियति का संकेत हो चुका था। मैं परवश था, मेरे नक्षत्र मुझे कहीं खींचे चले जा रहे थे। विदा के क्षणों में पत्नी की विहलता उन्हें दुखी करती है। विदेश में भी परिवार की चिंता उन्हें निरंतर घेरे रहती है और वो तेजी जी का पत्र
अगर उन्हें समय पर नहीं मिलता तो वो इस बात से दुखी हो उठते हैं और इस बात की वो आलोचना भी करते हैं कि तेजी जी क्यों उन्हें समय पर पत्र नहीं लिखते हैं। प्रवास की डायरी में 26 मई 1952 पर उन्होंने लिखा है, तेजी के पत्र की प्रतीक्षा थी, ना मिलने पर निराशा हुई। पिछला पत्र उनका 15 का मुझे 19 को मिला था, आज 26 तक उनका कोई पत्र नहीं मिला। इसका अर्थ है कि 7 दिनों में उन्होंने एक भी पत्र नहीं लिखा। शुरू में सप्ताह में एक पत्र लिखता था तो उन्होंने तूफान मचा दिया। वे सप्ताह में एक बार भी पत्र नहीं लिखती, मैं 4 पत्र भेजता हूँ। कौन शिकायत करे और किससे? क्या उनकी आदत मैं नहीं जानता? भगवान उन सबको सकुशल रखे। मुझे चिंता हो तो हो, उनको ना हो। मुझ में चिंता का भार उठाने की ज़्यादा शक्ति है। वो तेजी जी को कहते ज़रूर हैं कि वो निरंतर उनको पत्र लिखें। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रति चिंतातुर हैं और वो निरंतर ये जानना चाहते हैं कि तेजी जी और बच्चों को उनकी अनुपस्थिति में किसी प्रकार का कोई दुख, किसी प्रकार की कोई चिंता तो नहीं व्याप्त रहे। ऐसा संवेदनशील, ऐसा भावुक हृदय व्यक्ति व्यर्थ के आरोप लगने पर आहत होता है और विवश होकर तेजी जी को ये बताता है कि जिस प्रकार के अनर्थक जो आरोप उन पर उनके मित्रों, तथाकथित मित्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिनमें यह था कि वो वहाँ जाकर किसी महिला के प्रेम में निबद्ध हो गए हैं, तेजी जी को भूल गए हैं, और इस प्रकार की बातों को सुनकर तेजी जी का दुखी होना, इस बात को बच्चन जी समझ रहे थे और वो अपनी तरफ से सफाई देते हैं कि इस प्रकार की बातें जो हैं वो निरर्थक हैं और इन बातों का प्रभाव तेजी जी पर नहीं पड़ना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए उत्तरों की कठोरता ने तेजी जी को क्षमा याचना करने पर भी विवश किया। एक ऐसा ही अन्य आरोप उनके ऊपर ये लगाया गया था कि वो वहाँ पर किसी मुसलमान स्त्री से प्रेम कर रहे हैं और लगता है कि इसीलिए तेजी जी जो हैं वो उनसे नाराज़ थीं और उनको पत्र नहीं लिख रही थीं। विदेश में रहते हुए वो छोटे छोटे दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे और इसलिए उनका जो पिता का हृदय है या जो पति का हृदय है वो भावुक उठता है और वो जहाँ पर भी घूमने के लिए जाते हैं, जिस भी पुस्तकालय में जाते हैं, वहाँ के वो चित्र या वहाँ से संबंधित जो जानकारी हैं उनको इकट्ठा करते हैं और समय समय पर तेजी जी को भेजते हैं। इतना ही नहीं, वो समय समय पर बच्चों की जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, उनके जन्मदिन पर उपहार भेजते हैं और अपनी शुभकामनाएं भी भेजने में संकोच नहीं करते हैं। बच्चन का जीवन निरंतर संघर्षपूर्ण रहा है। जब वो भारत में थे तब भी ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पास बहुत अधिक धन था और वो बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का यापन कर रहे थे, और जब वो विदेश गए तो वहाँ पर भी उनको अर्थाभाव का सामना करना पड़ा। घोर अर्थाभाव में भी उनके पैर डगमगाते नहीं हैं और वो किसी प्रकार से संघर्ष करते हुए इस बात का निर्णय लेते हैं कि वो जिस काम से विदेश में आए हैं, जिस शोध कार्य को पूरा करने के लिए आए हैं, उसको पूरा करके ही दोबारा से जाएं। जीवन की गाड़ी को वो किसी प्रकार धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय में अध्यापन करने के अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आलेख देना, संपादन करना, रेडियो में परिचर्चाएं करना उनके जीवन में एक सम्मिलित था, जिससे वो कुछ धन का जुगाड़ कर सकें और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। विश्वविद्यालय से मिलने वाले वेतन और रॉयल्टी के माध्यम से वो ये चाहते थे कि तेजी जी अपना और बच्चों का लालन पालन करें, पर वो फिर भी इस बात के लिए निरंतर चिंतित रहते थे कि इतनी कम धनराशि में तेजी जी किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर रही होंगी, और इसलिए वो अपने मित्रों को भी कई बार इस प्रकार के पत्र लिखते थे कि वो थोड़े से पैसों का इंतज़ाम कर दें और तेजी जी को दे दें। कुछ टूटे कुछ साबुत भारतीय भंडार को प्रकाशना देने और 5,000 रुपये अग्रिम लेकर भेजने के लिए भी वो लिखते हैं।
किराए के मकान का झंझट उठने पर वो तेजी जी से कहते हैं कि वो पुरानी गाड़ी को बेच दें और इस प्रकार से जो गाड़ी के बिकने पर पैसा मिलेगा उससे वो अपने जीवन को थोड़े समय के लिए सुचारू रूप से चला सकते हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि वहाँ पर विदेश में रहते हुए भी वो बहुत सोच समझकर पैसों का व्यय करते हैं, क्योंकि निरंतर उनके मन में ये बात रहती है कि मैं जितना पैसा बचा सकूंगा उतना मैं तेजी जी को भेज पाऊंगा और यहाँ पर भी मैं अपने लिए ठीक ढंग से रह पाऊंगा। उन्होंने लिखा है, धुलाई यहाँ बहुत महंगी है, सिर्फ कमीज धुलाना ही उचित होगा, बाकी चीज़ें बनियान, जांघिया, रुमाल आदि घर पर धो लेना चाहिए। वे अपने रहने के लिए बहुत सस्ती जगह का चयन करते हैं। सिनेमा या नाटक देखने के लिए बहुत सस्ते टिकट लेते हैं, दूर दूर तक पैदल चलते हैं जिससे वो पैसे बचा सकें। डायरी में स्थान स्थान पर उन्होंने वस्तुओं के मूल्यों का उल्लेख भी किया है और इस प्रकार से उनकी अर्थ चिंता जो है वो हमें दिखाई देती है कि किस प्रकार से वो दो चीज़ों के मध्य में उनके मूल्यों में तुलनात्मक अध्ययन करके जो चीज़ सस्ती होती है उसको चयन करते हैं उसका। उन्होंने लिखा है, मेरी राहें आसान कब रही हैं, शायद किसी की भी नहीं होती, आदमी अपनी ही मुश्किलों को स्वयं जानता है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ, ढीला स्वास्थ्य, पारिवारिक चिंताएं, उन्होंने स्वयं अपने आप को इन सब चीज़ों के मध्य कभी भी डिगने नहीं दिया। निरंतर संघर्ष करते हुए कवि हृदय बच्चन अपने पथ पर आगे अग्रसर होते गए और यही उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी जिसे बाके बिहारी भटनागर ने इन शब्दों में चित्रित किया है। उनमें अद्भुत गतिशीलता है। वे सागर में गहरे डूब जाना कि जितनी अच्छी तरह जानते हैं उतना ही ऊपर उठकर लहरों में तैरना भी। यह विशेषता यदि उनमें ना होती तो वे जीवन के किसी भी मोड़ या लहरों से पीछे रह जाते या किसी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाते। गतिशीलता के साथ साथ निश्चय ही दृढ़ता भी उनमें अद्भुत थी। प्रवास की डायरी व्यक्तिगत होने पर भी साहित्यिक भी है। एक गंभीर अध्ययन करने वाला व्यक्ति, एक शोधप्रज्ञ विद्यार्थी, कवि हृदय गीतकार बच्चन एक कृतज्ञ हृदय व्यक्ति भी हैं। विदेश में रहते हुए वो जिन जिन लोगों से मिले, जिन जिन लोगों ने उनको शोध कार्य करने में सहायता दी, उन लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना वो अपना एक कर्तव्य समझते हैं और प्रवास की डायरी में उन्होंने खुले शब्दों में उनका आभार व्यक्त किया है। वहाँ जिन जिन लाइब्रेरियों में वो गए, वहाँ जिन जिन साहित्यकारों की, कवियों की उन्होंने कविताओं का अध्ययन किया, जिनकी किताबों को उन्होंने पढ़ा, जिनसे वो प्रभावित हुए, उनका उल्लेख भी हमें प्रवास की डायरी में यथास्थान मिलता है। उन सबके प्रति उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए लिखा है, जिसमें वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड को उन्होंने सबसे अधिक अपने करीब माना। विशेष रूप से उन्होंने कैम्ब्रिज की विश्वविद्यालय अध्यापन व्यवस्था, वहाँ होने वाले शोध कार्यों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है और उन्होंने ये माना कि जिस प्रकार का शोध कार्य भारत में होता है उससे बिल्कुल अलग शोध कार्य, उसको करने का तरीका विदेश में उन्हें अनुभव हुआ। कृष्ण चंद्र पंड्या ने इस विषय में कहा है कि वैदेशिक परंपरा, भाषा, आचार, विचार, कार्य, व्यवहार के मध्य एक 45 वर्षीय शोधप्रज्ञ की प्रतिक्रियाओं का दर्पण इस डायरी को कहें तो यह अतिशयोक्ति न होगी। संपूर्ण रूप में प्रवास की डायरी में हमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दर्शन होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे उस डायरी को पढ़ते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, वहाँ का वातावरण, वहाँ के पुस्तकालय, वहाँ के लोग हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं और हम भारत में बैठे बैठे उन स्थानों का दर्शन कर रहे हैं। वहाँ के अध्ययन अध्यापन शैली से बच्चन प्रभावित थे और उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं भी प्रवास की डायरी में इस संदर्भ में दी हैं। भारत और वहाँ के अध्यापकों की तुलना करते हुए उन्होंने ये माना कि भारत में एक अध्यापक सारे के सारे विषयों का अपने आप को ज्ञाता समझ लेता है।
कोई भी विद्यार्थी उसके पास आए, वो उस विषय को इतनी शिद्दत के साथ, इतनी गंभीरता के साथ उस छात्र या छात्रा को समझाना शुरू कर देता है जैसे उसका उसके ऊपर पूरी तरह से अधिकार हो। किंतु विदेशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक जो अध्यापक है या एक जो शिक्षक है वो केवल एक ही विषय का मर्मज्ञ होता है और इसलिए वो उस विषय को पूरी गहराई के साथ समझता है और अपने विद्यार्थी को भी उतनी ही गहराई के साथ उसको समझाने के लिए सक्षम होता है। उन्होंने लिखा है, हमारे यहाँ एक ही लेक्चरर शेक्सपियर, रोमांटिक कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध सभी कुछ पढ़ा सकता है, इसलिए वह एक भी मौलिक बात कभी नहीं कह सकता। किंतु वहाँ एक अध्यापक को एक ही विषय दिया जाता है जिसमें उसे विशेष योग्यता प्राप्त होती है, अतः वह विषय से संबद्ध मौलिक उद्भावनाएं व्यक्त कर सकता है। साहित्य पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रवास की डायरी में बच्चन कहते हैं, साहित्य को कुछ और होने से पहले साहित्य होना चाहिए। उनका अभिमत है कि लेखक को केवल अपने में ही सिमटकर नहीं रहना चाहिए, वह जितना बड़ा होता जाता है समाज के सबसे सजग अंग से उतना प्रतिबद्ध होता चला जाता है। अगर लेखक अपने ही मैं के अंदर सिमटा रहेगा तो वो केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, इसी बारे में ही सिमटा रहेगा, इसी बारे में ही बोलता रहेगा और उसके आसपास क्या हो रहा है, उन घटनाओं का उसके समाज में, उसके राष्ट्र पर, उसके देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय से वो अनभिज्ञ रहेगा। और बच्चन का ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने मैं के साथ साथ, अपने स्व के साथ साथ पर की भी बात करनी चाहिए। अन्यत्र उन्होंने लिखा है, साहित्य को जीवन की खाइयों में झुककर फिर ऊपर उठना ही होता है, क्योंकि यदि साहित्य समाज की धड़कनों को खोएगा तो निर्जीव और निष्प्राण हो जाएगा और समाज साहित्य की प्रेरणाओं से वंचित होकर निरात्म, निरुद्देश्य और जड़ीभूत हो जाएगा। बच्चन समालोचना को कला से अधिक सचेतन क्रिया मानते हैं, क्योंकि वह केवल सचेतन के सिद्धांतों को ही खोजती है। उनका मत है, यह सचेतन क्रिया है जिसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यह जीवन की प्रतिनिधि है और उसकी व्याख्या और आलोचना करती है। बच्चन का मानना है कि महान कवि सुख और दुख दोनों ही अनुभूतियों को समान रूप से समझता है और समान रूप से उसका चिंतन मनन करता है। हाउसमैन, हार्डी, होमर, दाते, शेक्सपियर और मीरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, दुख जीवन का एक बड़ा पक्ष है और जीवन का केवल एक पक्ष जानने वाला महान कवि नहीं हो सकता। अर्थात अगर हमें महान कवि बनना है, महान व्यक्ति बनना है, तो हमें अपने जीवन के सुख और दुख दोनों ही पक्षों को समान रूप से ना केवल झेलना होगा, हमें उसे समान रूप से अपने पाठकों के सामने भी लेकर आना होगा। मनुष्य के मानसिक जगत के विषय में बच्चन जी का आलेख ह्यूमन कंडीशन का उल्लेख करते हुए वो कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक जगत को एक विशेषता प्राप्त होती है, जिसके कारण वह परिस्थिति विशेष में जैसा अनुभव करता है ठीक वैसा संसार में और किसी व्यक्ति को नहीं होता। हम एक परिस्थिति विशेष में जिस प्रकार का अनुभव करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ जो व्यक्ति बैठा है वो भी उसी प्रकार का अनुभव करे। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी एक स्थिति में दो व्यक्तियों का अनुभव, दो व्यक्तियों के विचार, दो व्यक्तियों की मान्यताएं बिल्कुल अलग हो सकती हैं। बच्चन जी का यह भी मानना है कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो एक सा अनुभव करते हैं, पर ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं। बच्चन वहाँ के विदेशों के नैसर्गिक जो सौंदर्य है उसके प्रति भी वो आसक्त थे। लिली, मैरीगोल्ड आदि फूलों के आकार और उनके विभिन्न रंगों ने उन्हें निरंतर प्रभावित किया और आकर्षित किया। ब्रिज ऑफ साइज के चतुर्दिक सौंदर्य, कैम्ब्रिज के कॉलेजों के भवन, नार्सिसस के खेतों, चेरी से लदे हुए वृक्षों,
मदिराओं के प्यालों के आकारों के वृक्षों, नींबू के पेड़ों का बहुत ही मनोहारी अंकन उन्होंने अपनी प्रवास की डायरी में किया है। कैम और उसके पुल, तटवर्ती इमारतें, धाराओं से होड़ लेती नावें, पानी की तिरती चली जाती रंग बिरंगी बत्तखें उन्हें मंत्रमोहित कर लेती हैं और इन सब का उन्होंने ऐसा चित्रण अपनी प्रवास की डायरी में किया है कि उसे पढ़कर पाठक भी उसी प्रकार से मंत्रमोहित हो जाता है। बच्चन ने भारतीय और पाश्चात्य विचारों के नारी विषयक दृष्टिकोणों को भी अपनी डायरी में अंकित किया है। उनका मानना है कि भारतीय कवियों और संतों द्वारा गोपी और कृष्ण के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन के प्रसंग जो हैं वो भी बहुत सुंदर हैं और इस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी अपनी प्रवास की डायरी में यथास्थान की है। उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से भारत में हम लोग धर्म के प्रति एक विशेष दृष्टि रखते हैं और कई बार हम धर्म के प्रति इतने आग्रही हो जाते हैं कि उसका अंधानुकरण करने लगते हैं, उसी प्रकार का अंकन कहीं कहीं हमें विदेशों में भी दिखाई देता है। बच्चन के अनुसार कबीर तुलसी ने नारी के सम्यक रूप की परिकल्पना नहीं की। कबीर कहीं उन्हें ये मानते हैं कि नारी जो है वो आपके पथ में आगे बढ़ने के लिए वो बाधक है। कभी नारी के टुकड़े से शांत होने वाली एक कुकरी मानते हैं, तो तुलसी कभी उनके आदर्श रूप की कल्पना करते हैं और कभी नारी की आलोचना भी करते हैं। बच्चन का ये मानना है कि नारी आपके जीवन में प्रगति भी लेकर आती है और आपके जीवन को दुर्बल भी बनाती है। ये व्यक्ति का अपना अनुभव है कि वो किस प्रकार से नारी को अपने जीवन में स्थान देता है। ईसाई नारी को वर्जिन मैरी और ईव के बीच में खोजता रहता है। यह वर्जिन मैरी संपूर्ण पवित्रता की प्रतीक है और ईव पुरुष के पतन का कारण बनता है। बच्चन के अनुसार भारतीय पुरुष नारी की कल्पना माँ के रूप में करता है, जो अनुचित है। क्यों? क्योंकि नारी के विविध रूप हमारे सामने आते हैं। वो केवल माँ ही नहीं है, वो प्रेमिका भी है, वो पत्नी भी है, वो पुत्री भी है, वो सखी भी है और इसलिए किसी एक रूप को लेकर उसके प्रति आप अपने मन में एक आदर्श मूर्ति की स्थापना कर लेते हैं और उसके बाकी रूप को आप अनदेखा कर देते हैं। ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। बच्चन मानते हैं जब तक आत्मा पर से शरीर का वस्त्र नहीं हटेगा तब तक आत्मा परमात्मा का मिलन असंभव है। कृष्ण द्वारा गोपियों की चोली फाड़ना वस्तुतः परमात्मा द्वारा शरीर या चोला के आवरण को अलग कर आत्मा के साथ विहार करना ही है। डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी ने प्रवास की डायरी को पिकारेस्क अथवा यायावरी जीवन वृत्तांत के समान मानते हुए हिंदी साहित्य जगत में इसका एक विशेष स्थान अंकित किया है। वो मानते हैं ये सृजन डायरी से ज़्यादा पिकारेस्क या यायावरी जीवन वृत्तांत संगत सृजन प्रतीत होता है। मुझे नहीं लगता कि हिंदी में इस तरह का सृजन ढांचा कोई दूसरा बनेगा और अगर बनेगा भी तो वह तभी मौलिक बनेगा जब उसके सृजन का देशकालगत वातावरण और शैलीगत अंदाजे बयां कुछ और होगा। बच्चन ने जिस प्रकार से अपनी डायरी में अपने व्यक्तित्व को खुलकर पाठक के सामने रखा है वैसा अन्यत्र किसी भी डायरी में कवि को हम नहीं देखते हैं। हिंदुत्व और मानवता के प्रति गहन आस्था रखने वाले बच्चन ने रूढ़ियों परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता से अपने आप को सर्वथा मुक्त रखा है। उनके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर एक समान हैं और वो एक समान रूप से सभी धर्मों का आदर करते हैं और वो ये मानते हैं कि सभी धर्म हमें कमोवेश एक ही बात हमारे सामने रखते हैं कि हमें अपने आप से सच
बोलना है, हमें अपने प्रति एक सच रखना है, या हमें अपने आप को एक सच्चे व्यक्ति के रूप में सामने रखना है। उनका मानना है मंदिर और गिरजे के घंटे की ध्वनियाँ पूजे हैं, प्रतीक हैं। गिरजे के घंटों से पश्चिम बोलता है तो मंदिर के घंटों से पूर्व हमारे सामने बोलता है। उनकी इस अवधारणा का प्रतिफलन हमें एकांत संगीत में मिलता है, जहाँ मानवता की उपेक्षा कर ईश्वर का स्मरण करने को केवल कवि ने एक ढकोसला माना है, छलावा माना है। और उनका मानना है कि जब तक हम मानवता की बात नहीं करते, हम प्रेम की बात नहीं करते, हम त्याग की बात नहीं करते, हम हर व्यक्ति को अपने जैसा नहीं मानते, तब तक धर्म को मानना हमारे लिए निरर्थक है। हम धर्म को सच्चे अर्थों में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रणय पत्रिका में वे मानव सुख दुख संवेदनाओं के सच्चे सहभोक्ता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। टूटी छूटी कड़ियों में उन्होंने लिखा है, सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास में जड़ रूढ़ियों से अधिक महत्व जीवित मनुष्य को दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर हम केवल बातें करते हैं, हम कहते हैं कि हमें परोपकार करना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए, हमें मानवता होनी चाहिए, हमें प्रेम होना चाहिए, तो ये सब बातें केवल किताबी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए। हमें जिस प्रकार का हम व्यवहार अपने साथ अपेक्षित रखते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार, उसी प्रकार की संवेदनाएं अगर हम मानव मात्र के साथ करेंगे तो ये धर्म के प्रति हमारी सच्ची आस्था ही व्यक्त होती है। कर्मवाद के बच्चन पक्षधर थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने गीता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। नियति और मानव अस्तित्व की विशद व्याख्या करने के साथ ही जीवन के पूर्ण विकास के लिए उन्होंने विज्ञान को भी अनिवार्य माना है। उनका मानना है काव्य और दर्शन आधुनिक समय में और भविष्य में भी हमारी जाति को पूरी तरह जिला रखने में अपर्याप्त हैं। इस महाअश्वत्थ को विज्ञान की भी आवश्यकता होती है। हमारा यह विराट वृक्ष आगे तभी जी सकेगा, लहलहा सकेगा, अगर उसको विज्ञान की खाद भी दी जाए। अर्थात केवल सोची बताई गई जो ये परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाजें हैं, इन्हें आंख बंद करके हमें घसीटते ही नहीं चले जाना है। उन्हें तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर हमें कसना भी होगा। और जब हम विज्ञान को अपने तर्कों के साथ मिला देंगे, अपनी भावनाओं के साथ मिला देंगे, परंपराओं के साथ मिला देंगे, तो निश्चित ही हम एक सुखद भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। राजनीति और उससे संबद्ध विभिन्न दलों की गतिविधियों के संबंध में भी उनकी जो धारणाएं हैं वो नितांत मौलिक हैं। गांधी जी और उनके सिद्धांतों के प्रति उनके मन में असीम श्रद्धा थी, और उन्होंने लिखा है, ही वॉज नॉट किल्ड बिकॉज ही वॉज taught to be an evil force. He was killed because he was too good for a bad world. गांधी जी को इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि उनके विचार संप्रदायों के व्यक्तियों को नागवार गुजर रहे थे। उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। वो ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे थे जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो, जहाँ पे व्यक्ति व्यक्ति से प्यार करे, और इसलिए उनकी भावनाओं को कुछ लोगों ने गलत समझा। अपनी बातों को अपनी डायरी में बच्चन ने बहुत विस्तृत रूप में कई जगह उसका संकेत नहीं किया है। वो अपने विचारों को संकेत में देकर आगे भी बढ़ गए हैं, और वो ये सोचते हैं कि पाठक इतना प्रबुद्ध है, इतना विवेकशील है, उसमें इतना ज्ञान है कि जिन संकेतों को बच्चन जी उसे बताना चाह रहे हैं उसे वो समझ सके और उसको उसके साथ आत्मीयता रखे, उसके प्रति एक संवेदना रखे और उनकी भावनाओं के साथ वो अपनी भागीदारी दिखाए। प्रवास की डायरी अन्य डायरियों की अपेक्षा उसमें हमें क्रमबद्धता कम दिखाई देती है। कहीं कहीं हमें दिखाई देता है कि बच्चन जी ने लगातार
कुछ दिनों तक अपनी डायरी निष्ठापूर्वक लिखी है, पर कहीं हमें उसमें अंतराल भी दिखाई देता है। और ये अंतराल कवि की मानसिकता के कारण, उनकी संघर्षों के कारण, शोध कार्य करने के कारण, जो उन्हें समय कम मिल पाता था, इसके कारण वो बार बार अपनी रोज़ डायरी लिखने में अपने आप को असमर्थ पाते थे। उनके जीवन की निजी जो बातें थीं उसका उल्लेख हमें इस डायरी में मिलता है। बच्चन जी द्वारा देखे गए स्थानों का, उनके संपर्क में आए व्यक्तियों का, साहित्य की विभिन्न विधाओं का, धर्म संबंधी उनकी जो मान्यताएं थीं उनका, उस धर्म को उन्होंने विदेशों में किस प्रकार से देखा, उस धर्म के प्रति उनकी क्या आस्थाएं थीं, किस प्रकार से उनकी अपनी मौलिक उद्भावनाएं थीं, इसका वर्णन और विश्लेषण हमें प्रवास की डायरी में स्थान स्थान पर दिखाई देता है। ऐसा नहीं लगता कि उन्हें अपने पाठक वर्ग की भागीदारी अपेक्षित नहीं थी। वो चाहते थे कि वो पाठक के साथ एक संबंध स्थापित करें, एक संवाद स्थापित करें, और ये बात उन्होंने अपनी भूमिका में भी कही है। इसमें क्या है, क्या नहीं है, इसके गुण दोष क्या हैं, इसमें मेरे जीवन, अनुभव, भाव विचार का क्षेत्र कितना विस्तृत है, कितना संकुचित, कितना गहरा, कितना छिछला, यह पाठक बताएंगे। वो चाहते थे कि पाठक इस डायरी को पढ़कर उसके प्रति अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं उससे लेखक को अवगत कराएं। किसी राजनीतिज्ञ की अपेक्षा एक साहित्यकार की डायरी पूरी तरह से अलग होती है, क्योंकि राजनीतिक अगर अपनी डायरी लिखेगा तो उसमें राजनीति की बातें करेगा। एक इतिहासज्ञ अगर अपनी डायरी लिखेगा तो वो इतिहास की बात करेगा, किंतु एक साहित्यकार अगर डायरी लिखेगा तो उसमें वो उन घटनाओं का वर्णन करेगा, उन व्यक्तियों का वर्णन करेगा जिसने उसे रचना लिखने के लिए बाध्य किया। और इसलिए ये डायरी कहीं ना कहीं विशिष्ट भी है। इसमें भावाभिव्यक्ति के स्तर पर हमें तटस्थता दिखाई देती है, ईमानदारी दिखाई देती है, और शिल्प के स्तर पर हमें प्रौढ़ता और परिपक्वता भी दिखाई देती है। बच्चन जी आयु, अध्ययन, चिंतन मनन, प्रवास के कड़वे मीठे अनुभवों और उसके प्रति जो उनकी प्रतिक्रियाएं थीं उसका प्रकाशन इस डायरी में होने के कारण प्रवास की डायरी का शिल्प बच्चन जी की अन्य रचनाओं के शिल्प, जो उनकी आत्मकथा है, उसके शिल्प से सहज ही इसके शिल्प को हम अलगा सकते हैं। जीवन प्रकाश जोशी के अनुसार प्रवास की डायरी का गद्य आत्मकथा के गद्य की अपेक्षा अधिक सहज गंभीर है। सहज शिल्प और शैली के स्तर पर, गंभीर वर्णन के स्तर पर, जबकि आत्मचित्रण का समूचा गद्य शिल्प शैली और वर्णन विषय की दृष्टि से सहज ही सहज दिखाई देता है। इसमें बच्चन का बुद्धि पक्ष इतनी सहजता, सशक्तता से नहीं उभरा जितना डायरी में हमें दिखाई देता है। आत्मचित्रण का गद्य और डायरी के गद्य में कथ्य कथन की जो अधिकांश सहजता है वह तो है ही, डायरी के गद्य में जो कथ्य की अतिरिक्त गंभीरता है, अध्ययन, मनन, चिंतन, सृजन, निरूपण की, वह भी प्राय अकादमीय रूढ़ियों, मतों, मूल्यों से घिसी पिटी नहीं है। उसमें एक स्वतंत्र विचार चेता व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूरी छाप है। व्यापकता की दृष्टि से देखें तो प्रवास की डायरी में शब्द भंडार जो हैं वो अत्यंत समृद्ध हैं। हिंदी के तत्सम शब्दों महत्ता, निर्ममता, आश्वासन, सीमोल्लंघन, परिपक्वता आदि के साथ बच्चन जी ने उर्दू को हिंदी का अभिन्न अंग मानने के कारण नक्शा, ज़रूरत, जहालत, नज़रों, नज़दीकी आदि शब्दों का भी अपनी डायरी में निसंकोच रूप से प्रयोग किया है। ये शब्द उनकी भाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं है। बच्चन जी अंग्रेजी के प्राध्यापक थे और अंग्रेजी में ही शोध कार्य कर रहे थे, इसलिए हमें उनकी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का आधिक्य भी दिखाई देता है। लाइब्रेरी, स्टेशन, बस, कमीशन, मेंबरशिप, डेप्थ तथा कवियों और लेखकों और स्थानों के नाम उन्होंने अंग्रेजी में दिए हैं।
कहीं कहीं उन्होंने उसे देवनागरी लिपि में भी दिया है, पर कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों को अंग्रेजी में ही अर्थात रोमन में ही दिया गया है। हिंदी में लिखते लिखते सहसा उन्हें अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी माध्यम जो है वो सर्वथा उपयुक्त लगता है और वो अंग्रेजी में अपनी बात कहने लगते हैं। I am enjoying my work and that is enough. Whatever reward of my labor may be later, the greatest will be in my estimate always the joy that I have and I am deriving out of my work. The ink is over and so is the day. बच्चन जी की वाक्य रचना पुष्ट, सुगठित, दोषमुक्त और चित्ताकर्षक है। आवश्यकता अनुसार उन्होंने छोटे, लंबे, मिश्रित, संयुक्त वाक्यों का प्रयोग अपनी डायरी में किया है। जैसा हमने देखा था कि उन्होंने अपनी कहानियों में भी मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का निसंकोच रूप से प्रयोग किया है। उनकी डायरी में भी हमें इस प्रकार के वर्णन दिखाई देते हैं। प्रवास की डायरी में लगभग हर पृष्ठ पर एक ना एक सूक्ति हमें मिल जाती है और ये सूक्ति गहरी अर्थवत्ता से युक्त है। यथा मिट्टी सफल होती है जिस दिन वह फूल बनती है, फूल सफल होता है जब वह निर्माल्य बनता है, ध्वनि सफल होती है जिस दिन वह गीत बनती है और गीत सफल होता है जिस दिन वह तीर बनता है। जीवन जगत के विभिन्न आयामों से संबद्ध उनकी सूक्तियाँ हमें प्रवास की डायरी में मिलती हैं। अपनी बड़ाई भूल जानी चाहिए, दोष याद रखने चाहिए, परिस्थितियों को ना बदल सको तो अपने को बदलो, माँ बिना किसी प्रतिदान की आशा किए अपना सारा स्नेह उड़ेल देती है, पत्नी प्रतिदान में पुरुष का सारा स्नेह चाहती है। धर्म और अध्यात्म की सूक्तियों में उनकी धर्म विषयक मान्यताओं पे हमें प्रकाश दिखाई देता है। उन्होंने राम कृष्ण की जीवन की जो घटनाएं हैं उनका भी अपनी प्रवास की डायरियों में वर्णन किया है। कविता, कला, भाषा संबंधी जो उनकी सूक्तियां हैं वो अब एक प्रकार से परिभाषा का रूप ले लेती हैं और जो शोधार्थी हैं वो उन्हें अपने शोध कार्यों में उनका उल्लेख करते हैं। उपमा, रूपक, प्रतीक आदि अभिव्यक्तियों से उन्होंने अपने सृजन को आगे बढ़ाया है। प्रकृति वर्णन और दर्शनीय स्थानों का चित्रण में भी वो सफल रहे हैं और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रवास की डायरी निश्चित रूप से बच्चन के न केवल व्यक्तित्व को बल्कि उस समय उन्होंने जिस प्रकार का साहित्य लिखा, जिस मनस्थिति में उन्होंने उस साहित्य को लिखा, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा हमारे सामने उपस्थित करती है। धन्यवाद जी। इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का, जिस तरीके से उन्होंने प्रवास की डायरी और बच्चन इस विषय पर हमें जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारे पास कुछ क्षण बाकी हैं इस लेक्चर में। जैसा कि डॉक्टर रुचिरा ढींगरा ने खुद बताया कि कहीं ना कहीं जब हम डायरी लेखन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी एक व्यक्तिगत धरोहर हो जाती है जो हम किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहते। तो क्या हम कह सकते हैं कि डायरी के माध्यम से हम जो डायरी लेखन की जो विधा जिसमें बच्चन साहब निपुण थे, ये कहना गलत होगा निपुण थे क्योंकि वो एक महान लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू उनको सम्मिलित करने की कोशिश करते थे, उन्हें बचा कर रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि हर इंसान का एक ऐसी सोच होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जो चाहता है बस उस तक रहें। तो कहीं ना कहीं हम बच्चन साहब के बारे में और जान पाए, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपनी डायरी जो है वो प्रकाशन के लिए नहीं लिखी थी और इसलिए जब हम प्रकाशन के लिए किसी चीज़ को लिखते हैं तो बहुत हम सोच समझ के लिखते हैं। हम उन घटनाओं के बारे में ही बताते हैं जिन घटनाओं को हम बताना चाहते हैं और जो हमारे जीवन की जो वो घटनाएं हैं जो जिनसे हमें कटु अनुभव हुए या जो हमारे जीवन की दुर्बलताएं हैं उसको हम बचा लेते हैं। तो डायरी लिखते समय बच्चन बिल्कुल खुलकर हमारे सामने आए हैं। उन्हें अपने जीवन की उन घटनाओं को भी उन्होंने उसमें चित्रित किया है और इसलिए निश्चित रूप से हम जब उसको पढ़ते हैं तो हम बच्चन को समग्र रूप में समझने में सफल होते हैं।
तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से तो हम अपनी उस धरोहर को, अपनी उन बातों को सम्मिलित करते हैं डायरी में, पर कहीं ना कहीं अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो कुंठाएं होती हैं या हमारे मन में जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि समुद्र की तरह लहरें चल रही होती हैं, कई बार हम अपने मन को शांत कर लेते हैं डायरी लिखने के माध्यम से। बिल्कुल। अब जैसे उन्होंने अपनी डायरी में ये बताया कि वो गए वहाँ पे शोध कार्य करने के लिए थे, किंतु उनका जो कवि रूप है जो उनके अंदर मचल रहा था, तो कोई भी दिन ऐसा शायद ही गया हो जो जिस दिन उन्होंने डायरी ना लिखी हो। तो ये बात हमें उनकी डायरी पढ़कर ही पता चलती है कि क्या। अब जैसे उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक कविता लिखी, देख कर पाया ना कोई स्वप्न के सुकुमार सुंदर, जो पलक पर कर निछावर थी गई मधुयामिनी वह। तो इस प्रकार की उन्होंने बातें अपनी डायरी में कही हैं कि किस दिन उन्होंने कैसा अनुभव किया, क्यों किया और उन्होंने क्या रचना लिखी। और ये सब बातें हमें तब तक नहीं पता चलती जब तक हम उनकी डायरी को आद्यंत नहीं पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। अगर पाठक के दृष्टिकोण से देखा जाए, पाठक जब भी किसी साहित्यकार को, किसी भी रचनाकार को उसकी रचनाओं के माध्यम से पढ़ता है तो कहीं ना कहीं जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आप देख लें कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में हैं, किसी न किसी सेलिब्रिटी को जिसको हम पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये बात उठती है कि काश हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डायरी लेखन एक व्यक्तिगत रूप है, पर अगर हमारे सामने ये आगे आता है और हमें इसके माध्यम से किसी के बारे में भी जानने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है आत्मसंतुष्टि हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि हम लोग भी जब डायरी लिखते हैं या हम लिखने की कोशिश करते हैं और हम बाद में उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा, उस विशेष परिस्थिति में हम ऐसा अनुभव कर रहे थे या हम ये कर रहे थे। तो डायरियाँ निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप में हमारे सामने लेकर आती हैं। जी, और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी कि आपने बताया किस तरीके से डायरी लेखन इस विधा को अगर आगे प्रकाशन में लाया जाए या दुनिया के आगे लाया जाए तो कहीं ना कहीं अगर इसका एक सकारात्मक रूप देखें तो कहीं ना कहीं शोधार्थियों के लिए ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं सामग्री के रूप में कार्य करता है कि कहीं ना कहीं हमें वो सामग्री मिल जाती है जिसके माध्यम से शोधकर्ता जो हैं वो शोध कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी छात्र छात्राओं का आज का ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आप अपनी कोई भी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं info.cc@nic.in। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।